अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर सैलाबी रेले और ग्लेशियर मेल्टिंग का सिलसिला जारी है। क्लाइमेट चेंज जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने क्लाइमेट जस्टिस की बात की है। उसी हवाले से पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार पूरी दुनिया को यह आगाह किया है कि हम उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो कि माहौलियाती तबाही का शिकार हो चुके हैं। और 2022 की जो कैटेस्ट्रॉफी है, बदतरीन सैलाबी सूरत हाल और फ्लैश फ्लड ने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। न सिर्फ पाकिस्तान की एग्रीकल्चर लैंड, लाइव स्टॉक, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला इसका शिकार हुए। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान 3 माउंटेन रेंज की पर मुश्तमिल है, जिसमें कराकरम है, हिमालयन रेंज है और हिंदू कुश है। ये तीनों जो रेंज हैं, माउंटेन रेंज हैं, इसमें ग्लेशियर मेल्टिंग बड़ी तेज़ी से हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक जो हम तक इतलात मौसूल हुई हैं, इंतहाई अफसोसनाक 10 अफराद जो है वो जाँ भाग हो चुके हैं। सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है गिलगित बल्तिस्तान में, और ख़ास तौर पर 2800 से ज़ायद जो ग्लेशियाई झीलें हैं, जो मस्कन है गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें इस वक्त बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। और ख़ास तौर पर ग्लोव्स जिसे कहा जाता है, जो इस वक्त बदतरीन लीक आउट है। और ये तबाही से कैसे बचा जा सकता है? एक तो हमें जिस तरीके से हम कंपनसेशन की बात करते हैं, बैनुल अक़वामी सतह पर पिछले 5 से 7 सालों में हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुख्तलिफ एजेंडाज पे काम किया गया, लेकिन क्लाइमेट चेंज को भी सर फहरिस्त रखा गया। लेकिन ज़बानी कलामी काम बहुत सारे हुए। पेरिस एग्रीमेंट से लेकर अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? क्या पाकिस्तान इस तरह के खतरात का हर साल सामना करेगा? मूनसून के जो रेंज हैं, जहां जो जो एरियाज हैं, उस पे हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पर इंतज़ामी जो नकाइस है उसको दूर करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन ये मसला ऐसे हल नहीं होना। बैनुल अक़वामी सतह पर इसमें सहूलत की ज़रूरत है, सहूलतकारी की ज़रूरत है। 2022 में 3 करोड़ और 30 लाख के करीब लोग बेघर हुए, 1700 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बने और 40 अरब डॉलर, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। लेकिन इसका हल क्या है? बलूचिस्तान में भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोई सुलेमान जो कि जोब डी आई खान और इससे मुलिका इलाकों पर मुश्तमिल है, जो कि जनूबी पंजाब के भी कुछ अजला उसमें शामिल हैं, जिसमें राजनपुर से डी आई खान तक का इलाका है। फिर बलूचिस्तान में झलमक्सी का इलाका, और इसके साथ साथ आपका जो जोब का इलाका है वो भी इस वक्त सैलाबी रेलों की उससे मुतासिर हुआ है। इन हालात पर कैसे काबू पाया जा सकता है? इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में? क्या मजीद इसमें तेजी आएगी? क्या इस पे मजीद काम करने की जरूरत है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगी सिदरा रियाज। आप माहिर माहौलियात हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। सदरा, बहुत शुक्रिया आपका। सिदरा, बताइएगा, इस तमाम तर सूरत हाल में ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 3 माउंटेन रेंज है और खास तौर पर हिमालयन और कराकरम रेंज जो है वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं कि आने वाले सालों में इसमें इजाफे के खदशात मौजूद हैं? जी, सबसे पहले जिस नुक्ते पे मैं बात करना चाहूँगी कि जिस ग्लेशियल मेल्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ना सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, बल्कि एक ग्लोबल इशू है जिसके वाइडर इम्प्लिकेशंस आ सकते हैं पूरे रीजन के ऊपर और पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अगर लास्ट 30 सालों में देखा जाए तो दुनिया भर में 0.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर राइज है वो देखा गया है। और पाकिस्तान के पास, अदर देन द पोलर रीजन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसमें 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान इज़ होम टू मोर देन 7,000 ग्लेशियर्स, उसके साथ साथ पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन रेंज है, जैसे कि हमारे पास कराकरम रेंज है। और इस रेंज में 65% की इजाफे से जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं हमारे जीबी रीजन में। अगर स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी 2/3 ऑफ दीज ग्लेशियर्स, जो इन ग्लेशियर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये मेल्ट हो जाएंगे। अगर 2/3 ऑफ द ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो 50% से भी ज़्यादा आवाम है जो डिपेंड करती है इन रीजन्स पे, या जो इंडस रिवर के ऊपर मबनी है, वो बहुत ज़्यादा है इफ़ेक्ट होगी इन ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स में। अब ठीक है। पाकिस्तान में ऑल्सो पाकिस्तान हैज़ 2800, पाकिस्तान के पास ग्लेशियर
लेक्स हैं, इन ग्लेशियर लेक से बहुत ज़्यादा खदशा होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स का, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने आज वार्निंग भी जारी कर दी है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में कि ग्लोव्स आने का खदशा है। ये ठीक है। ग्लोव्स जो हैं ना अच्छा सिर्फ सिद्रा, ये जो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल खुदा ना ख्वास्ता जिसका आप जिक्र भी कर रही हैं, ये तो चौंका देने वाली बात है। तो इसे हम क्या कहें? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कार्बन इमिशन में इजाफा हो रहा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये दोबारा से वो पैटर्न जो 30 से 35 साल पहले हुआ करता था? क्या इसमें वजूहात और अवामिल कार फरमाएं? बिल्कुल, जो टेम्परेचर राइज़ है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बाद जितनी भी हमने प्री इंडस्ट्रियल एमिशंस और कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की वजह से इस फिनोमेना को हमने बहुत ज़्यादा रैपिड और तेज़ कर दिया है। जैसे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे अर्थ का टेम्परेचर आज आ चुका है, और इस टेम्परेचर का मतलब ये है कि अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस पे चले गए तो हम टिपिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, जहाँ पे दुनिया का होना ही नामुमकिन हो जाएगा। सो इसका सबसे मेजर रीज़न ये है आपके राइजिंग टेम्परेचर्स, और राइजिंग टेम्परेचर्स में हम पाकिस्तान का एजेंडा, पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन इज़ लेस देन 1%, और ओवरऑल जो ग्लोबल एमिशंस हैं वो मोस्टली जो है वो रिचर नेशंस की तरफ से हो रही हैं, जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एंड पाकिस्तान इज़ ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू लेस देन 1% टू ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग। उसके अच्छा अलावा सिद्रा, पाकिस्तान ये काम ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? अभी हम टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हैं जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होने जा रहे हैं। 0.6% हमारा कार्बन इमिशन है। तो फर्स्ट ग्लोबल ये जो अर्थ समिट हुआ था उसको लेकर अब 27 साल गुजर चुके हैं, और दुनिया ने ये वादा किया था, जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अब सरे फहरिस्त हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने ये बात खुद की थी कि हम कंपनसेशन देंगे 1 बिलियन डॉलर से लेकर, फिर उस पर बात आगे भी बढ़ी थी। तो क्या अकेला छोड़ दिया जाएगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कि वो खुद से इसका मुकाबला करें? बिल्कुल, जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी वो इसीलिए इस मुद्दे से स्टार्ट की थी कि ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान का, इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके ही शो पे लास्ट टाइम COP 28 पे जब लॉस एंड डैमेज फंड को फंक्शनलाइज किया गया था, तो बहुत ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए एक बेहतरीन चीज़ थी कि लॉस एंड डैमेज फंड अगर मिल जाए तो क्लाइमेट रिपेरेशंस या क्लाइमेट फाइनेंस का आगाज़ हो सकता है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भी क्लाइमेट रिजिलियंस या क्लाइमेट मिटिगेशन और अच्छा अडेप्टेशन की सिद्रा, तरफ। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो बैनुल अक़वामी सतह पर हमें एक ग्लोबल चैलेंज का सामना है, क्लाइमेट चेंज का, इन कैटास्ट्रॉफीज का। अब अगर हम थोड़ी सी जोग्राफियाई तौर पर भी देख लें तो चलें, ये 3 माउंटेन रेंज, और सबसे ज्यादा जिसका आपने खुद भी कराकोरम रेंज का जिक्र किया, इंडस रिवर का आपने जिक्र किया, लेकिन बलूचिस्तान में ये जो फ्लैश फ्लड है और हैवी रेनफॉल है, ये किस बात की गमाजी करता है? इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? इंतजामी नकाइस को दूर करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहिए, क्या जरूरी इकदाम होने चाहिए? पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पे मूनसून रेंज जो है वो एक फिनोमेना है जो एग्जिस्ट करता है इस रीजन में, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब मूनसून रेंज जो है वो एक्सेसिव और इतनी अनप्रेसिडेंट होना स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू वार्मर एयर। जितनी वार्मर एयर होगी, जितना टेम्परेचर राइज होगा, उतने ही ज़्यादा वाटर वेपर्स होंगे एयर में, और जिसकी वजह से जो मूनसून रेंज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पाकिस्तान में हो रही हैं, जैसे कि हमने 2022 के फ्लड्स में भी देखा, और इस साल भी हम देख रहे हैं कि एक्सेसिव मूनसून रेंज हो रही हैं बलोचिस्तान में, KP में। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अपना फोकस जो है वो इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज़, प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। हमारी नेशनल डिजास्टर पॉलिसीज़ को इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, हमारे क्लाइमेट रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे वाटर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स को इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो पाकिस्तान की रेजिलिएंट पॉलिसी के 2-3 पैरामीटर्स, क्योंकि इसका तो तयन किया जा चुका है, पंच लाइन बताइएगा। क्लाइमेट रिजिलिएंट पॉलिसी ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो क्योंकि टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में, तो क्लाइमेट रिजिलियंस एक्चुअली क्लाइमेट मिटिगेशन और क्लाइमेट अडेप्टेशन को साथ लेकर चलने में और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करती है जो कि क्लाइमेट से ज़्यादा इफेक्ट ना हो। जैसे हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, हमारी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं जो कि इन रीजन्स में रहती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, उनको ऐसी प्रोटेक्शन देने की बात की गई है जिसमें क्लाइमेट चेंज से उनके ऊपर कम से कम असरात और उनकी लाइवलीहुड्स और उनकी डेली लाइफ जो हैं वो मुतासर ना हो। वाटर रिजर्वायर्स के हवाले से बात की जाती है कि हमने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, हाइडल एनर्जी की तरफ जाना है, तो आपको लगता है कि कहीं
ये सैलाब, ये फ्लैश फ्लड जो है हमारे लिए तबाही का एक पैगाम, उसके साथ साथ ये हमारे लिए एक हम इसके बेनिफिशरी भी हो सकते हैं और इससे हम इस्तेफादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्या डिले एक्शन डैम्स बनाने चाहिए, चेक डैम्स बनाने चाहिए, या आप समझती हैं कि इस नेचुरल फ्लो के लिए उसके रास्ते को हमवार करने की जरूरत है? देखिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान 2025 तक ऐसा वाटर स्ट्रेस कंट्री बन जाएगा जिसमें 1000 क्यूबिक मीटर से लेस देन पानी पर पर्सन के लिए फराहम होगा। हम रीन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट्स को हमने बहुत ज़्यादा आगाज़ किया गया जीबी में, और आज की अगर आप न्यूज़ को देखें तो आपको ये खबर मिलती है कि जो हमारा नलतर हाइड्रो पावर प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है इन मानसून रेन्स की वजह से और लैंडस्लाइड्स की वजह से। सो पाकिस्तान ये जो ग्लेशियर लेक्स ग्लेशियर मेल्टिंग के जो पानी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था एज अनटिल अनलेस वो एक इस तादाद से आए या इस मिकदार से आए कि वो पाकिस्तान की लाइवलीहुड, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और सिटीजन्स को सपोर्ट करे। बट क्योंकि 65% इंक्रीज आ गई है इस ग्लेशियर मेल्टिंग में, ये हमारे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ये हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स को, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिकॉज हमारे सी लेवल जो हैं वो ऑलरेडी स्वेल हो चुके हैं, राइज हो चुके हैं। उसके ऊपर ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का पानी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खदशा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमारे वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ होना चाहिए, इन अ वे कि जो पानी सैलाब के तौर पे निकल जाता है और वो तबाही मचाता है लोकल कम्युनिटीज़ में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे अभी हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि जो कराकरम हाईवे है वो उसके ऊपर पसू कौंस वाली हुंजा वैली में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और हम उन रीजन्स के बिल्कुल। बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये मांडरी में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ और उसके बाद जो सियाह थे, वहां पे टूरिस्ट थे, उनके लिए वो शारा जो है वो बंद होगी, वो पुल भी पानी की नजर हो गया। बहुत शुक्रिया सिद्रा रियाज, आप हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, जिस तरह सिद्रा ने बात की, हमें वाटर स्टोरेज की तरफ ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि सैलाब या गुजरता हुआ पानी जो है उसके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। यानी अक्सर हम ये देखते हैं जो हमारा टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर पर हम वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं जो कि नदी नालों के रास्ते में आता है और उसके बाद तबाही भी होती है। यही सैलाब एक तरफ हमारे लिए जहमत है तो दूसरी तरफ हमारे लिए नेमत भी है। अगर हम इसके लिए प्रॉपर डैम्स का बंदोबस्त करें, इस पानी को स्टोर करने का बंदोबस्त करें, क्योंकि बहुत सारे बलूचिस्तान खासतौर पर वो एरिया है जहां पे बारानी पानी पे डिपेंड किया जाता है। चंद ऐसे डैम्स हैं जिस पे हम खासतौर पे कलात डिवीजन और मकरान डिवीजन का यहाँ पे जिक्र जरूर करेंगे, जो कि बारानी पानी पे डिपेंड करता है, और वहां पर लोगों ने अपनी मदद आपके लिए छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं। लेकिन इसको हुकूमती सतह पर भी, और बलूचिस्तान की हुकूमत ने मुतअद्दिद बार इस पे 100 से ज्यादा डैम्स की बात की है, तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। दूसरी जानिब जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं वो भी फाल किरदार अदा कर रही हैं। इस वक्त हम मुतहर्रिक देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मुतादिद लोगों से इस हवाले से राब्ता भी आज हुआ, मेरा भी आज राब्ता हुआ इस हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा में भी अफसोसनाक वाकयात सामने आए हैं, और इसी तरीके से बलूचिस्तान के इलाके जलमक्सी में भी एक शख्स के बह जाने की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बार बार माहिरीन ये बता रहे हैं। इसी हवाले से अताउल्लाह मेंगल साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, ये PDMA बलूचिस्तान के डायरेक्टर हैं रिलीफ ऑपरेशन के। अताउल्लाह मेंगल साहब, बहुत शुक्रिया। खुजदार, कल्लात, ज़ियारत, कोलू, सिब्बी, लसबेला, हरनाई कोयटा की शारा की बात करें, खुजदार तुरट डेरों की बात करें, या कोलू सिब्बी की बात करें, तबाही मचा दी है, रास्ते बंद हो रहे हैं। PDMA गैर मामूली कौन से फैसले किए गैर मामूली के ये कहा जा सके कि लोग मुतमईन रहें, उनके लिए PDMA इकदामात कर रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं कि 1 तारीख से जो सिस्टम शुरू हुआ है, बहुत तेजी से बारिशें हो रही है कि आज भी कुछ वाकयात ऐसे वैसे, जैसे कि जलमगसी में एक शख्स के बह जाने की इतलात है, और अभी भी एक शख्स के नाल में बह जाने की इतलात है। और इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट के लसेफुल्ला मुस्लिम बाग के एरिया में अभी रात 9 बजे 2 गाँव में सैलाब का पानी दाखिल हुआ, काफी डैमेजेस हुए। जहाँ तक PDMA के इकदाम के ताल्लुक से, इस वक्त जो फारकास्ट हमें मेट डिपार्टमेंट की से पहले मिला था कि इस दफा नॉर्मल से ज्यादा बारिश ही होंगी PDMA में, क्योंकि PDMA का एक्सपीरियंस था कि 2022 में जब फ्लड आया हमारे रोड डिस्कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से रिलीफ ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रहे थे। इस दफा PDMA बिफोर मानसून जून की महीने तमाम
वनरेबल डिस्ट्रिक्ट जिनमें ज्यादा सैलाब आते, 500 फैमिलीज के तमाम फूड और नॉन फूड आइटम्स और हैवी मशीनरी पहले से पहुंचा दिए, जिसकी वजह से अभी इस वक्त पीडीएमए में अगर कुछ रोड्स बंद, बलूचिस्तान में कुछ रोड्स बंद है, लेकिन इसके बावजूद रिलीफ ऑपरेशन में कोई मुश्किलात दरपेश नहीं आ रही। अच्छा मेंगल साहब, ये भी बताइएगा कि हमने जो 2022 की कैटेस्ट्रॉफी में देखा था, फ्लैश फ्लड में हमने ये देखा था कि उस वक्त बर वक्त इंतजामात नहीं किए गए थे। माजरत के साथ ये मैं बात करूंगा कि हमें जो इकदामात करने की जरूरत थी, आपको याद होगा हन्ना उड़क जो है वो पूरे का पूरा तबाह हो गया, उनके जो माल मवेशी थे वो बह गए, फिर हमने हरनाई से लेकर शेरानी तक की सारी सूरत हाल देखी। तो इन 2 सालों में कितना सीखा हमने अपनी माजी की गलतियों से और वो गैप जिनको फिल करने की जरूरत थी? देखिए, इस तरह के डिजास्टर जब आता है, डिजास्टर के लिए सबसे बेस्ट तरीके इसकी प्रिवेंशन की पहले से तैयारी करना। लेकिन जब आप लफ्ज डिजास्टर का मतलब है कि तमाम चीजों को तहस नहस करना, ये कुदरती आफत है। कुदरती आफत के लिए जितना हम लोग तैयारी के लिए, जब कुदरती आफत आप देखें बिल्कुल डेवलप और सिविलाइज कंट्रीज में, आप देखिए अमेरिका में देखिए या दुबई में आ गया, पूरा दुबई डूब गया। तो इस तरह इस 2022 के मुकाबले में इस दफा वेल प्रिपेयर्ड है और तमाम डीएमएस को आई अलर्ट पे रखा था तकरीबन 1 हफ्ता पहले से। ठीक है। अच्छा मुझे लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि इन तूफानी बारिशों से ये इतलात हम तक मौसूल हुई हैं कि आसमानी बिजली और हालिया मानसून से 12 अफराद अब तक जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बाकू हैं, 32 के करीब जख्मी हुए, 263 मकानात को नुकसान पहुंचा है। क्या ये वाकई सही तखमीना है? क्या पीडीएमए का आपके पास कोई इस हवाले से तखमीना मौजूद है? बिल्कुल, इस वक्त आज दोपहर तक तो 12 अफराद इस मानसून में हलाक हो चुके थे और जो घरों का डैमेजेस है वो 374 से ज्यादा है, बल्कि आज काफी डैमेजेस हुए। और अभी भी इतलात है कि जलमगसी में और अब नाल में 2 नाल में सैलाबी पानी में बह गए। नाल खुजा डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, तहसील नाल, उसमें। जी ठीक है। इरफान अली काठिया साहब ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस वक्त सूरत हाल पूछेंगे। इरफान साहब बताइएगा ओवरऑल सूरत हाल अब तक कितना नुकसान हुआ है और मजीद इस ऐसा नुकसान ना हो जानी और माली, इसके लिए क्या इकदामात किए गए हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहम जो इस वक्त मसला चल रहा है वो ये हालिया सैलाब और मानसून की तबाहकारियां हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस वक्त हमें जो मेन सामना है वो मॉनसून और अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना जो है इसी का अभी सामना है। रिवराइन सिचुएशन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी तक कोई अलार्मिंग नहीं है। अच्छा, इसमें अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल हदायत से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में पीडीएमए ने जो इंश्योर करवाया वो हमने टाइमली डीसिल्टिंग का प्रोसेस इंश्योर करवाया, अपनी सारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, मशीनरी है, इसकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर करवाया। और यही वजह है कि लाहौर ने अपनी सबसे बड़ी जो अनप्रेसिडेंटेड पिछले 40 साल हिस्ट्री की एक बड़ी वो रेन देखी। आप केलम में है चंद दिन पहले, लेकिन उसी दिन विद इन आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बैक टू नॉर्मल वो आई। इस वक्त अगर मैं वो जिक्र करूं तो इस वक्त हमें 2 जगह पे सम सॉर्ट ऑफ इशू वो चल रहा है। एक जी हमारे जो हिल टॉरेंट्स हैं डीजी खान और राजनपुर के, उसमें भी क्योंकि कोहे सलमान पे अभी ये 6 तारीख तक बारिशों का अलर्ट पीडीएमए पंजाब ने भी जारी किया हुआ है। अच्छा मैं डीजी साहब ये बड़ा अहम नुक्ता है। कोहे सुलेमान जनूबी अजला को भी बहुत ज्यादा मुतासिर करता है, इवन कि डीआई खान और टांक और इन एरियाज तक इसका इम्पैक्ट होता है, खास तौर पर जो जनूबी अजला हैं। क्या लगता है आपको कि इसके लिए, क्योंकि खुद जो इस वक्त कोहे सुलेमान में जो बलूचिस्तान का जो खास तौर पर बॉर्डर है वो भी ज्यादा इसमें मुतासिर होता है, तो इस हवाले से पहले कोई इकदाम किए गए? जी बिल्कुल, इसमें इकदाम किए गए हैं। हमारे पास जो पंजाब साइड है उसमें कोहे सलमान पे 13 हिल टॉरेंट्स ऐसे हैं जिनमें पानी भी आता है और जिनसे हमारी कुछ आबादियां, सेटलमेंट, उनके इफेक्ट होने का खदशा रहता है। और 2022 में अनफॉर्चुनेटली इन टॉरेंट्स में बहुत ज्यादा पानी आया और उधर से बलूचिस्तान का पानी जब यहाँ मिला तो उसने इवेंचुअली यहाँ काफी डिस्ट्रक्शन राजनपुर और डीजी खान में की। इसलिए हम एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं इस दफा। और अभी भी पिछले 24 घंटे से वहाँ नॉर्मल टू हाई बारिश हो रही है और अगले 48 घंटे भी वहाँ बारिश का इम्कान है, जिसमें अभी हमारे इस वक्त 4 जो हिल टॉरेंट्स हैं, जिनमें विडोर है, जिनमें सखी सरवर है और जिनमें काहा है, वहोवा है, इनमें पानी चल रहा है।
और इसमें ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये विद इन रेंज है और कोई ऐसा ज्यादा सेटलमेंट का नुकसान हमारा फिलहाल पंजाब में नहीं। अच्छा, मैं इरफान अली साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा क्योंकि आपने डेफिनेटली जिक्र किया है फोर्ट मिंडरू के साथ मुलिका इलाके हैं, सखी सरवर डेरा गाजी खान तक, डेरा गाजी खान से फिर कश्मोर तक जो है वो तबाही हमने 2022 में भी देखी थी। अच्छा मैंगल साहब ये बताइएगा, पीडीएमए के पास खास तौर पर हेलीकॉप्टर की जो सहूलत है, जो 2022 में भी एक बहुत बड़ा मसला था, मैं वहां पे खुद भी मौजूद था, कितने आप वेल इक्विप्ड हैं, कितने एक्सक्वेटर्स आपके पास मौजूद हैं, आपके पास जो मशीनरी है उसमें कोई कमी तो नहीं है? जी बिल्कुल, 2022 के वक्त तो हमारे पास कोई मशीनरी था, लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी मशीनरी परचेज की है, जिसमें 8 एक्सकेवेटर है, 6 मुख्तलिफ आईवी डोजर बुलडोजर्स है और क्रेन वगैरह चीज़ हमने इस दफ़ा परचेज की है। जी ठीक है। अच्छा इरफान अली साहब आप भी बताइएगा कि इस वक्त माजी में हमने ये देखा कि 2010-11 का जो फ्लड था, उससे पहले जो खास तौर पर हमने अर्थक्वेक में भी देखा, तो पीडीएमए और जो एनडीएमए वो यही कहती रही कि हम उस तरह वेल इक्विप्ड नहीं है, अभी हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि बहुत ताखीर हुई है बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में आया है। तो अब तक आप ये समझते हैं, कोई सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स देंगे कि अब तक जो है पीडीएमए या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वेल इक्विप्ड है, हेलीकॉप्टर और जो जरूरी आलात और मशीनरी है वो आपके पास भी मुकम्मल है? जी बिल्कुल, पंजाब में हम बड़ा जो हमारे रिजर्व हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, वो बड़े अच्छे वेल केप्ट हैं और वेल मेंटेन्ड हैं, और अभी भी अगले पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्री क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें तमाम वो वाइटल आइटम जो रेस्क्यू रिलीफ और रेस्क्यू रिलीफ में खास तौर पे जो यूज होते हैं, उनकी तमाम की प्री क्वालिफिकेशन हो चुकी हुई है, और जहां व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड तो वी हैव सफिशिएंट फंड। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज ऑलवेज बैकिंग पीडीएमए, तो उसमें एज सच कोई इस तरह की कोई कमी की वो बिल्कुल पंजाब में सामना नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान अली काटिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अताउल्ला मैंगल साहब बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिलखुसूस पंजाब और बलूचिस्तान की इस वक्त क्या कर रही है, उन्होंने तफसीलन इस हवाले से हमें आगाह किया। नाज़रीन, दो पहलू हैं, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले ये दोनों पहलुओं पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है 30 से 40 साल पुराना पैटर्न, और वो जो सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरते थे वहां पर लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। तो कुछ हमने खुद एहतसाबी भी करनी है, इंतजामी नकाइस को भी देखना है कि जो बिल्डिंग कोड है उसकी हम कितनी वायलेशन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले क्या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उसकी इजाज़त देती हैं? अगर तो गलत इजाज़त दी जाती है तो उसका एहतसाब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारा अपना लोकल इशू भी है, हमने उसको भी देखना है। क्योंकि बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में नौयत और है, वो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो है एक पैटर्न भी है मूनसून का, और जो खैबर पख्तूनख्वा में और जो ये 3 माउंटेन रेंज हैं, यहाँ पे जो ग्लेशियर मेल्टिंग है, ये क्लाइमेट चेंज, इसमें हम 100% इसको कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ना एक क्लाइमेट चेंज की वजह से कार्बन इमिशन में इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया को भी इसका इदराक करना होगा और हमें खुद एहतसाबी भी करनी होगी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम इन तमाम इशूज़ के साथ जुड़ा हुआ है, अपने माशी इस्तेहकाम के साथ भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा होना है तो उसके लिए भी मुल्क के अंदर जो हमारी इंटरनल इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर सियासी इस्तेहकाम, वो वक्त की अहम ज़रूरत है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। गन और गोली बारूद यहाँ रोज उठते हैं ताबूत यहाँ, आंसू गम और खौफ यहाँ, फिर भी हम हैं एक जुबान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अमन के अलम बरदारों को, तहजीब के ठेकेदारों
नस्लों ने शमे आजादी को खून से अपने सींचा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये रिश्ता दिलो जान का है, खून का है, ईमान का है। बच्चा हो या कोई जवान, हम सीना ठोक के कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी की। काबिज भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशत और खौफ की फ़ज़ा मुसल्लत कर रखी है। 5 अगस्त 2019 के बाद से मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। कश्मीरी अवाम 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की जानिब से मुसल्लत की गई गैर कानूनी तब्दीलियों को कभी कबूल नहीं करेंगे। भारत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की ढिठाई से खिलाफ वर्जी आलमी बरादरी के लिए एक चैलेंज है। पाँच अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर भारतीय हुकूमत के जुल्म जबर का एक स्याह तरीन दिन। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म कर दी थी। आज 1827 दिन बीत गए, लेकिन कश्मीरियों के हौसले टूटे ना जद्दोजहद आज़ादी मात पड़ी। ताकत के नशे में चूर भारतीय साम्राज्य कब तक बंदूक की नोक पर मकबूजा कश्मीर में जुल्म जारी रखेगा? कश्मीरियों के खून से वादी कब तक सुर्ख रहेगी? अक़वाम आलम को बेदार होना होगा, क्योंकि हक़ खुदइरादियत हर कश्मीरी का बुनियादी हक और हर कश्मीरी बहन भाई की आवाज। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे आईपीपीज़, कैपेसिटी पेमेंट। इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला एनर्जी, क्योंकि जो SIFC है उसके 4 कंपोनेंट में सबसे अहम है एनर्जी। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और आने वाले दिनों में जो हमारा बेल्ट एंड रोड, जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जिसमें हमारा टापी भी शामिल है, कासा 1000 भी शामिल है और मंसूबे भी शामिल हैं, उसमें हमें एनर्जी की अशद ज़रूरत है। इसीलिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की तरफ तवज्जो दे रही है और हाइड्रो एनर्जी की तरफ, और अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करने की कोशिश कर रही है। आईपीपीज़ का मामला जिससे सियासी पारा हमें हाई होता हुआ दिखा रही है। जमात इस्लामी जो कि 10 नुकात लेकर आई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए बड़े खुशाइन और बड़े खुश असलूबी से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त नजर आ रही है और उनके बानी, वो इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हैं। क्या एजेंडा है, किस एजेंडे पर बात करनी है, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना है कि यह मसला धरनों से और मुजाहरों से हल नहीं होगा, इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। साथ में उन्होंने ये कहा अपने माहिरीन ले आए और हुकूमत के साथ
बैठकर इसका हल तलाश करें, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का भी यही कहना है कि IPPs के मामले पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मनाजरे के लिए तैयार है। ये सबसे बेहतरीन यानी लॉजिक पे बात हुई है, मंतक पे बात हुई है कि आए बैठें और IPPs के मामले पर हल करें, बात करें, कैपेसिटी पेमेंट जो है उस पर बात करें। लेकिन बिजली के इजाफी बिलों ने अवाम के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा किए हैं, एक आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बाबर गोरसी साहब, सीनियर तजियाकार हैं। बाबर गोरसी साहब बहुत शुक्रिया। रफ़त अब्बासी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं PMLN की और मेंबर हैं सूबाई असम्बली पंजाब की, बहुत शुक्रिया। रफ़त अब्बासी साहब आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, आप रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञान चंद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद साहब, मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ रहा है, मुज़ाकरात होने चाहिए, अफ़ाम तफ़हीम, गेट टुगेदर, जॉइंट एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है कि मुल्क इस जो ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस है उससे निकले। पीपल्स पार्टी का तो वाज़े मौक़िफ़ नज़र आ गया। दूसरी जानिब ये धरनों पे और मुजाहिरों के ज़रिए इस मसले का हल जो तलाश किया जा रहा है, क्या ये मुनासिब है? देखिए, सबसे पहले तो जो डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, तो पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि डेमोक्रेसी इज द नेम ऑफ डायलॉग। हम तो डायलॉग पे कितना भी इशू, सख्त तल्ख इशू हो, लेकिन डायलॉग करना चाहिए और पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग किया है। हम चाहते हैं कि डायलॉग किया जाए। इस मुल्क का इस्तेहकाम जो है वो उस डायलॉग में रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने में रखा हुआ है और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट में रखा हुआ है। हम इस पे हमने PTI को भी मनाया था। आपको पता है कि जब वो धरना देकर बैठ गए थे, फिर असेंबली से इस्तीफा देकर बैठ गए थे, वापस असेंबली में भी लाया, सैलरीज भी दी और बाकी अरसा वो रहे। जब गवर्नमेंट में आ गए तो उन्होंने पार्लियामेंट को ही क्या कहते हैं कि झाड़ू फेर दिया। तो इस तरह से तो नहीं होता है। एक बात ये है। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं एनर्जी क्राइसिस की तरफ, तो एनर्जी क्राइसिस के हल के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद ने 1993 की गवर्नमेंट में ये कोल का हल सोचा था। जो उनकी गवर्नमेंट जाते ही वो कोल की एक्सप्लोरेशन और कोल पावर पे जाने का बाकी गवर्नमेंट्स ने फॉलो नहीं किया, कोई सॉवरेन गारंटीज पे रुक गए, मुख्तलिफ इश्यूज आए जो एक लंबी चौड़ी बहस है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो मजबूरी हो गई थी कि आप IPPs जो हैं उनकी तरफ जाओ। जैसे आप अभी आपके प्रोग्राम में बात मैं देख रहा था कि कर रहे थे, उसमें ये था कि आजकल बारिशों की मौसम है, हमारे काफी बंद टूट रहे हैं, कहीं पे सैलाब आ रहा है, तो वहां पे हम बैठकर पेपरा रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे। तो उस हिसाब से आए थे। और आज मैं कहता हूं कि जो भी IPP से मुआहदे पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे वो सबसे कम कीमत में हुए थे और वो अब मैच्योर भी हो चुके हैं। अब तो हम कोल भी निकाल चुके हैं और सस्ते से सस्ती एनर्जी जो है वो कोल से मिल रही है। अच्छा, मैं ज्ञानचंद साहब इस पे थोड़ी सी तस्सीह चाहूंगा, क्योंकि ये आपने जो बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हमारे पास कोल के वसी ज़खायर हैं। थर के हवाले से जो है कुछ अवाम, जो थर की अवाम है वो भी, उस रॉयल्टी के हवाले से भी उनके भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। वो अपनी जगह पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन ये तस्सीह करना ज़रूरी है कि कोल जो है वो चीपेस्ट नहीं है। जो हाइड्रल है वो सबसे चीपेस्ट है और जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो फिर उसके बाद, यानी ये दोनों सबसे चीपेस्ट हैं। लेकिन इस वक्त कौमी इत्तफाक राय जो है वो एनर्जी पे और इस प्रोडक्शन पर IPPs के मामले में कितना ज़रूरी है, और मुज़ाकरात इस इशू पर, इस कोर इशू पर मुज़ाकरात की अहमियत पर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। न्यूक्लियर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाइड्रल का तो कोई मुतबादल ही नहीं है। वो सिर्फ चीप नहीं है लेकिन वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है जी। मैं तो उस जो फॉसिल ऑयल और कार्बन प्रोड्यूसिंग जो है उस पे बात कर रहा था। तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन आप दूसरा हिस्सा जो क्वेश्चन का कर रहे थे कि भाई ये क्राइसिस जो हैं और धरने दिए जा रहे हैं, तो धरने तो सियासत की जा रही है। कल
अभी ये बात आपने बड़ा एक अहम लाइन बोली है। मैं इसी पे बाबर गोरसी साहब की तरफ आऊंगा। बाबर गोरसी साहब, ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स की जा रही है, यानी जो पाकिस्तान की बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, जो पाकिस्तान के जिससे माशी मुस्तकबिल जुड़ा है, उस पे सियासत की जा रही है। तो इस सियासत के लिए जो कि इसको कौन सी सियासत, जरा आप इसकी जरा वजाहत कीजिएगा, इसको क्या कहा बहुत जाए? शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, चंद साहब ने बिल्कुल, ज्ञान चंद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की। उन्होंने कहा है कि जो बिजली इस वक्त IPPs है उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत के लिए बहुत से और प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे जब बिजली की बात की जाती है तो आपको याद होगा कि जब 2005, 6 और 7 था, जो प्रेसिडेंट जब थे, डिक्टेटर की हुकूमत थी, तो ऑलमोस्ट ये मसला जो बिजली का वहीं से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि अब 99 में कूफ हो चुका था। 97 और 99 तक नवाज शरीफ साहब ने ग्रिड में बहुत सी जो बिजली है वो उसको शामिल कर दिया था। बड़ा अहम सवाल है, जी क्या हाँ। मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं? जी। 11,000 मेगावाट बिजली को नेशनल ग्रिड में शामिल करने वाले एनर्जी क्राइसिस के जिम्मेदार ठहरे, जी। और जिन्होंने 10 मेगावाट बिजली 3.5 साल में नहीं किया, वो जो है अच्छा, मैं वो लोड शेडिंग। अच्छा, जब 2008 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी 2 साल का जो था वो डेफिसिट मिल गया उनको, कि उनके ग्रेड में जो बिजली थी वो बहुत कम हो गई। अच्छा, अब उन्होंने 8 से 13 में 5 साल बड़ी कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी उसको हल नहीं कर सकी इशू। अच्छा, 2013 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं। जैसे ही उन्होंने ओथ ली, उन्होंने पहली मीटिंग क्या रखी कि एनर्जी क्राइसिस है, इसको दूर करना है, और उन्होंने कह दिया कि जी 1 साल के अंदर अंदर ये जो लोड शेडिंग है, आपको तो याद होगा डॉक्टर साहब कि 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती थी मुख्तलिफ इलाकों में। ज़राअत हमारी तबाही के दहाने पे पहुंच गई थी। उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी। अच्छा, उस वक्त क्या कहते थे लोग, आज तो कैपेसिटी चार्जेस की भी बात करते हैं, महंगी बिजली की भी बात करते हैं, उस वक्त लोग कहते थे कि किसी तरीके से बिजली होनी चाहिए, हम महंगी बिजली लेने के लिए भी तैयार हैं। तो आज आप ये कह रहे हैं कि आज आपके पास बिजली भी है, सारा कुछ भी है, रेट्स हैं, लेकिन ज़ाहिर IPPs के जो मुआहदे हुए हैं उससे हुकूमत पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंटरनेशनली आपने उनको सारी जो गारंटीज दी हैं, पहले आपने $7 बिलियन जो उनकी रीनेगोशिएशन का सिलसिला भी नहीं, जारी है, वज़ीर वो तवानाई हाँ, चाइना भी इस हवाले से गए और चल रहा है इसमें। ये दूसरा ये है कि अभी आप देखें जो पॉलिटिक्स ये है कि अभी जब 200 यूनिट कम किए शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि जिनके 200 यूनिट तक बिल आएगा उनके लिए सब्सिडी दी है, तो उस वक्त तो किसी ने नहीं आके कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उस वक्त भी आप कहें, आप अगर तनकीद करनी है तो तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए तामीर भी तो करें। आप एक आइडियल डेमोक्रेसी की नहीं, बात कर आइडियल, रहे हैं, अच्छा, यहाँ आइडियल आप डेमोक्रेसी। देखें, बात कर रहे हैं कि जी सियासत, अभी देखें कि इनके पास सवाए बिजली के इशू कौन सा है। अभी आप देखें जैसे PDM की हुकूमत बनी, मुल्क जो है डिफॉल्ट की जानिब जा रहा था। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कह रहे हैं, IMF कह रहा है, पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो कह रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ को क्रेडिट दें कि उन्होंने अपनी सियासत को स्टेक पे लगाया और उन्होंने कहा कि मैंने रियासत बचाई है। बिल्कुल। और आप देखें, जब अभी उन्होंने 4 मार्च 2024 को, आज उनको पूरे 6 महीने हो गए सर हुकूमत में आए हुए, आप देखिए उनके दरमियान कितने कितने क्राइसिस आए, क्या क्या नहीं हुआ। मतलब आप देखेंगे अभी तो उनको हुकूमत ही नहीं करने दी जा रही, कि उनके ऊपर कभी कहते हैं जी हम एहतजाज करेंगे, कभी हम नहीं करने दी जा रही थी, कभी कहते हैं धरने देंगे। अभी आप देखें कि इस मुल्क में अगर किसी ने एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म किया है या एनर्जी की सहूलियात को बहाल किया है तो उसका क्रेडिट मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, क्योंकि आज भी अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो इससे पहले भी बहुत से क्राइसिस रहे हैं एनर्जी के, बिजली के, ये वो। अभी हुकूमत इस पे काम कर रही है और IPPs अच्छा, के 25 प्रोग्राम्स अब तक जो है आलमी मालियाती फंड यानी IMF के 25वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान अभी जिसमें शामिल हुआ है, $7 बिलियन। फिर आगे ये इंडिया दिया वजीर आजम ने कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ। जी, हालात इस तरह की लग रहे हैं आपको? देखिए IMF की जब हम बात करते हैं तो IMF वो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उससे कर्ज इसलिए लिया जाता है, एक तो वो आपकी मईशत की डायरेक्शन सेट करता है, दूसरा ये है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नॉमिनल होता है। IMF ने जो फंड कायम किया है उसका मकसद जो जितनी भी हुकूमतें होती हैं या उनकी मईशत को बहाल करना होता है। तो बिल्कुल ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे आखिरी प्रोग्राम होगा। पहले भी आपने देखा है कि नवाज शरीफ की हुकूमत में ये खत्म 2014 में हुआ, जी हाँ, खत्म हो गया था, उसके बाद फिर इनको लेना पड़ा, तो इसलिए ये आखिरी प्रोग्राम होगा। उसके इंडिकेटर्स हैं अभी आप नजर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग अभी हालिया रिपोर्ट्स में हमने देखा है, देख लें, फिच की देख लें, फाइनेंशियल टाइम्स की देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, मैं बाबर साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। रफत साहब ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ने 14 अगस्त से मुफ्त सोलर स्कीम जो है
बड़ा अच्छा एक फैसला है। और मरियम नवाज साहिबा जो रूहे रवां नजर आ रही हैं इस सोलराइजेशन के हवाले से, पंजाब में उन्होंने बड़ा काम शुरू किया है। जो 50 से 500 यूनिट बिजली खर्च करते हैं इन लोगों को फराम किए जाएंगे, मुफ्त सोलर भी फराम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के बारे में क्या कह सकते हैं कि क्या वो एक मिसाल कायम कर रही है तमाम बाकी सूबों के लिए, क्योंकि बाकी सूबे भी अभी कहीं 2 लाख कहीं 1 लाख और इस तरह जो है वो भी सोलर सिस्टम फराम कर रहे हैं। डॉक्टर सजाद बुखारी साहब, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में यहाँ पे इनवाइट किया। और जैसा कि आपने देखा होगा हमारी हुकूमत को अभी सिर्फ 100 दिन हुए हैं। पंजाब की कारकर्दगी को आप देख लें, एज़ कम्पेरेटिवली आप जो हमारी गुज़िश्ता हुकूमत थी उसके 4 सालों की कारकर्दगी देखें और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 100 दिनों की कारकर्दगी देखें, इंशाल्लाह ना सिर्फ तसल्ली बख्श आपको एक बेहतरीन कारकर्दगी नज़र आएगी। जहाँ तक CM मरियम नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है तो वो एक इंतहाई बासलाहियत ख़ातून है और उन्होंने स्टार्ट से ही देखे मैशत की बेहतरी को मैशत में बेहतरी लाने के लिए बहुत बेहतरीन इक़दाम किए हैं। और जहाँ तक गरीब घरानों का तल्लुक़ है तो इंशाल्लाह वो 50,000 गरीब लोगों को सोलर सिस्टम देने जा रही हैं। इसके लिए सोलर सिस्टम एक बेहतरीन, आपको पता है, बेहतरीन सस्ती बिजली का एक पायदार हल है। इसलिए पंजाब हुकूमत 14 अगस्त से इंशाल्लाह फ्री सोलर सिस्टम का आगाज़ कर रही है। इसके अलावा CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो मज़ीद इक़दाम किए हैं, आपने देखा होगा कि वुमेन प्रोटेक्शन ख़वातीन के लिए जो उन्होंने मज़ीद इक़दाम किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो 1 लाख सेहत की सहूलियात, उन्होंने 2500 जो मज़ीद BHU हॉस्पिटल और RCH 300 अस्पतालों का आगाज़ है। नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम जो उन्होंने किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा 1 लाख बेघर अफराद को उन्होंने जो घर देने का ऐलान किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे पंजाब में मिसाली तरक्याती मनसूबे शुरू होंगे और आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। और जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत 2 इक़्तिदार में आई है तो उन्होंने काम किया और काम करके दिखाया। बाबर गोरसी साहब भी इसी हवाले से बात कर रहे थे कि एनर्जी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। पंजाब हुकूमत अपनी 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद बिजली पर और प्रोडक्शन पर कितना काम कर रही है? देखिए, क्योंकि हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर, जो हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो बुनियाद पंजाब है और पंजाब से ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जी, आप देखिए अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो पंजाब किसान पैकेज का जो इन्होंने अब इजरा किया है, इस पे देखिए आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। और इंशाल्लाह इससे जो ना सिर्फ किसानों को रिलीफ मिलेगा, इंशाल्लाह आपको ज़राअत के शोबे में भी बहुत बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है, ज्ञानचंद साहब ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने भी 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है। सिंध हुकूमत भी वाज़े जो है सफ़े अव्वल पे नज़र आ रही है। ये तमाम सूबों के करने के काम है। खैबर पख्तूनख्वा ने भी गो के 200 से 300 यूनिट जो बिजली खर्च करने वाले हैं उनके लिए सोलर सिस्टम लाने की बात की है। आपको नहीं लगता कि इसके लिए कम से कम हम बहुत सारे नुकात पर बात नहीं कर पाते, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा नुक्ता है जिस पे कंसेंसस हो सकता है, तमाम प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर इस एनर्जी क्राइसिस, इस कैपेसिटी पेमेंट के लिए कोई हल तलाश करें, तजावीज दें? देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद अब तक हम क्राइसिस में ही रहे हैं और उसमें बाकी क्राइसिस भी रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस रहे हैं। तो उसका हल मियां नवाज शरीफ ने और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देकर पॉलिटिकल क्राइसिस का किसी हद तक हल ढूंढा। और ये आगे हमारे इमरान खान साहब जिन्होंने वो पूरा जो कल्चर एक दूसरे की सियासी मुखालफतों को स्टेट के नुकसान में ना ले जाएं, इसका जो है वो पूरा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अब भी वो अगर बैठ जाएं, जो भी क्राइसिस है, जो भी चैलेंजेस है, वो मियां शहबाज शरीफ को नहीं है, वो मियां नवाज शरीफ को नहीं है, वो आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो को नहीं है। वो चैलेंजेस इस मुल्क के हैं, यानी मेरे हैं, आपके हैं। तो उन चैलेंज के हल करने के लिए बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए। अमन अमान के लिए हमें एक पॉलिसी बनाने पे मुत्तफिक होना चाहिए। पॉलिटिक्स को आगे कैसे ले जाना है, हमारे इलेक्शन जो एक दूसरे पे दांधरी के इल्जाम लगाते हैं उसको कैसे दुरुस्त करना है, उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट में ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। बाबर गोरसी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और रफत अब्बासी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ डिस्कशन हमने मजीद भी करनी थी, अगले प्रोग्राम में इस पर मजीद भी तफसील से बात करेंगे। बाबर गोरसी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।